हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में अपने को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, सेक्शन 35A(D) विच इज़ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। द की वर्ड बीइंग हियर स्पेसिफाइड बिजनेस। दोस्त, अपना देश जब शुरू हुआ था ना, मतलब नया नया आज़ाद हुआ था और अपने को नया सब सेटअप करना था, तो बड़ी समस्या थी उस टाइम। पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंस के साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनिशियली ही बहुत ज़्यादा था। कश्मीर का जो इशू हुआ, फिर पाकिस्तान को रिपरेशंस देने की बात थी। रिपरेशंस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कोई एक वो टर्म मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसा था कि पार्टीशन के समय पाकिस्तान अलग हो रहा है तो कुछ पैसे देने थे उसे। तो ओवरऑल मतलब इकोनॉमिकली हमारे पास बर्डन था और काम भी बहुत बचा था डेवलपमेंट का, रोक नहीं सकते थे। अब अकेला नेहरू क्या क्या करेगा वही प्रॉब्लम थी वहाँ पे कि यार अपन एक गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ संभाल लेगी। अपने पास पैसे कम है, काम बहुत सारा करना है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा करा कि पहले तो ऑफ कोर्स स्टार्ट किया खुद से जो करना है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का, और PSUs बनाए, सारी चीज़ें करी और ज़्यादा से ज़्यादा फंड मार्केट से उठाया, डेट के फॉर्म में, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट से हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट से हो, और काफ़ी खर्चा किया ऐसे डेवलपमेंट करने में। पर हुआ ये कि जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो एक्सपेक्टेशन था कि वो जितना बढ़िया परफॉर्म करेंगी और उनसे प्रॉफिट्स आएंगे और काम अच्छा होगा और PSU के प्रॉफिट से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो चीज़ें उस तरीके से पैन आउट नहीं हुई जैसा प्लान किया गया था। अब स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा ऑलरेडी PSUs में कर दिया था और पैसे भी नहीं बचे थे और PSUs भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। खैर, आगे आते आते बहुत चीज़ें बदली, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, पर और डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ। ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, काफ़ी हुआ, बहुत काम हुआ, पर उसके बाद भी काम कम था। देश अपना बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ी है, उस हिसाब से जितना एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे या बाकी चीज़ों पे होना चाहिए था, मैं तो कहता हूँ आज भी हम 2022 में जी रहे हैं। इट्स बीन 75 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड देयर आर स्टिल सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज वन सच इशू जो आज हाल ही में न्यूज़ में भी था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि सारे गांव इलेक्ट्रीफाई हो गए। फिर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो कह रहे थे कि नहीं, अभी भी बहुत से गांव हैं जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुए हैं, सिर्फ पेपर पे इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। रोड का सेम प्रॉब्लम है, मतलब रोड का प्रॉब्लम तो मैं अभी देख के आया, ऑल्दो तो रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, पर अभी भी मैं कुछ गाँव से होकर आया तो देखा कि अभी भी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे एक मतलब डिसेंट रोड भी नहीं है। वन प्रॉब्लम। बताओ सौरभ, क्या बोल रहे हो? मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट। सौरभ, आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सौरभ, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन इन क्लियरर वर्ड्स? तुम क्या कहना चाहते हो? वन प्रॉब्लम सर। सर, मैन्युफैक्चरर नहीं ज़्यादा इंडिया है, मतलब अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं होती है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी कम है कंपेयर टू द रेशियो ऑफ GDP। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो प्रॉब्लम है ही, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स का एक रूट कॉज पता है क्या है? कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। दे ऑलरेडी हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जैसे एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास वो ये है कि उन्होंने इतने अपने हाथ फैला लिए हैं कि द बेसिक थिंग्स लाइक गिविंग सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इज़ अ ह्यूज बर्डन फॉर देम।
पेंशन्स, सैलरीज और आपका और क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर पे खर्चा हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा एक्सपेंडिचर का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर है। तो दे आर नेवर एबल टू अरेंज फंड्स फॉर ऑल द बेसिक थिंग्स दैट द कंट्री नीड्स। इवन टिल डेट 75 years of independence, we are still short of funds. Now, अभी क्या सॉल्यूशन निकाला जाए इसका? तो इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आया था अराउंड, मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था समवेयर अराउंड 2000s, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिए पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें क्या किया गया कि प्राइवेट सेक्टर से बोला गया कि भैया आप रोड बनाइए और उस रोड पे ना आप टोल इकट्ठा कर लीजिएगा, जो भी उस रोड से गुजरेगा उससे पैसे इकट्ठा कर लीजिएगा, आपका खर्चा भी निकल जाएगा, और हम आपको लेट्स से कि आपने जो रोड बनाई उसको 5 साल 10 साल के लिए हम आपको टोल कलेक्ट करने का राइट दे देंगे, उतने टाइम में आपका पैसा प्रॉफिट सब निकल जाएगा। ये मॉडल वाज सक्सेसफुल मैं कहूँगा, क्योंकि पीपीपी मॉडल से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने और दे वर वेरी सक्सेसफुल। अच्छे रोड्स मिले, अच्छे हाईवेज, अच्छे फ्लाईओवर्स मिले अपने देश को। और जब ये सक्सेसफुल हुआ तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि यार हम खुद सब कुछ करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, वाई डोंट वी encourage private individuals, private businesses to make heavy investments in infrastructure। उसके बदले हम उनको तरह तरह के बेनिफिट्स दे देंगे। तो वन ऑफ दोज बेनिफिट्स वाज इन इनकम टैक्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 35AD। तो बेसिकली सेक्शन 35AD में अपने को भी सबसे पहले तो सिर्फ बिजनेसेस के नाम पढ़ने हैं कि ये बिजनेस को छूट मिलती है। जब आप नाम पढ़ोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि दे आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, मतलब ये वो बिजनेसेस हैं जो किसी भी कंट्री को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, उसका बेस बनाते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्टार्टिंग विद कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड एटसेट्रा। तो जैसा कि आपको पता होगा 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर में क्या है, कमाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था एग्रीकल्चर का कि सॉरी आई फॉरगॉट टू टर्न इट टू साइलेंट। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, किसान जब फसल उगाता है तो जब सीज़न आता है ना कि भाई अभी ये कटाई का सीज़न है, मतलब अब ये प्रोडक्ट कंप्लीट होने वाला है, तो सबका ही एक साथ होता है। मार्केट में अचानक से जैसे वो आलू का सीज़न आया तो आलू हो गए, आलू तो खैर वैसे भी चलो साल भर का हो गया है। अब मैं कहता हूँ कि आप इसका सीज़न ले लो, कोई भी चीज़ का, आप राइस का ले लो, वीट का ले लो, एटसेट्रा, कोई भी चीज़ है। मोस्टली सब चीज़ें एग्रीकल्चर में सीजनल होती हैं। जब सीज़न आता है तो एक साथ सारा प्रोड्यूस आता है। मैंगो ले लो, तो जब एक साथ सारा प्रोड्यूस आता है, बहुत सारे सेलर्स आते हैं, तो सप्लाई अचानक से मार्केट में बढ़ जाती है। सप्लाई जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है। बेसिक इकोनॉमिक्स, मार्केट की प्राइस कम हो जाएगी। भाई बहुत हैं बेचने वाले, तुम 10 में दे रहे हो, मेरे को बगल में 8 वाला मिल गया तो मैं उससे ले लूँगा, अब तुम्हारा 10 वाला बैठा रह गया। बहुत सारे लोग हैं बेचने वाले। तो इस वजह से किसानों को कभी भी उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी कोशिश, MSP का लॉ लाया गया कि इससे ज़्यादा, इससे कम प्राइस में आप नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। या गवर्नमेंट कई बार देती थी गारंटी कि भाई मैं खरीदूंगी इस प्राइस पे, तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दी तो अब बाकी लोगों को उससे ऊपर ही खरीदना है। लेकिन उसमें भी करप्शन होने लगा कि आप अपना माल लेके जाओ FCI के गोडाउन में, तो वो बोलेंगे कि नहीं आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका वो ख़राब है, तो हम कम पैसे देंगे। ये सब बहानेबाजी करते थे, फिर उनको रिश्वत दो तो वो पैसे देते थे। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते थे कि बाहर ही भेज देते थे कि कौन जाए वहाँ बहस करने, वहाँ होता नहीं है, रिश्वत मांगते हैं, परेशान करते हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। इसका एक बड़ा जीनियस सॉल्यूशन था कि यार अगर हम कोल्ड चेन फैसिलिटीज सेटअप कर दें तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है अब उसको इमीडिएटली बेचने की रिक्वायरमेंट हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज पेरिशेबल, वो ख़राब हो जाएगा नहीं बेचोगे उसको तुरंत। तो पर अगर कोल्ड चेन फैसिलिटी है तो हमारे पास ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अब अभी हम उसको कोल्ड चेन में डाल देंगे, वेयर हाउस में डाल देंगे, वो ख़राब नहीं होगा, पड़ा रहेगा, तो मेरे को जब अच्छा दाम मिलेगा तब मैं सेल करूँगा। सो दैट्स वाई कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को सेक्शन 35AD में इंक्लूड किया गया।
ऑफ कोर्स ये 2009 के बाद से ही अगर आपने बिजनेस कमेंस किया है कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ का, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलता है, पुराने बिजनेसेस को नहीं है। मतलब 2009 में ये डिसीजन लिया गया, तो उसके पहले जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ थी वो तो थी ही। अब नई कोल्ड चेन फैसिलिटीज सेटअप हो जाए, सॉरी लेट मी क्लोज द व्हाट्सएप, हाँ, तो उसके बाद नई कोल्ड चेन फैसिलिटीज सेटअप हो जाए, इसलिए ये सेक्शन लाया गया था। सो दिस इज टू इनकरेज न्यू कोल्ड चेन फैसिलिटीज। इसलिए सिर्फ 1 अप्रैल 2009 के बाद जो भी कोल्ड चेन फैसिलिटीज सेटअप हुई हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक। देन सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेरी सिमिलर टू दिस वन। ये दोनों भाई भाई हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटी या नॉर्मल वेयर हाउस। जैसे बहुत जगह पे कोल्ड चेन की ज़रूरत नहीं होती, भाई नॉर्मल एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे रखा हो तो भी चलेगा, टेम्परेचर सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोविजन, सेम कट ऑफ डेट। अच्छा, आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि सेक्शन 35 AD में जो भी बिजनेस कैटेगरीज को डाला गया है, ये वही बिजनेस कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा होता है कि उसको पूरी तरह से वसूल करने में कम से कम 8 से 10 साल तो लग ही जाते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा। सो पीपल आर जनरली डिस्करेज फ्रॉम एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस। जिसके पास पैसे होते भी हैं वो सोचता है यार क्या इसमें पैसा लगाना, धीरे धीरे करके पैसा आएगा, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे चला जाएगा, उससे अच्छा मैं ऐसे ऐसे 10 बिजनेस छोटे छोटे और चालू कर लूँ, मेरा रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा और शायद रिटर्न भी जल्दी मिले और ज़्यादा मिले। तो इसलिए भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी लोगों को इस बिज़नेस में घुसाने के लिए। सो नेक्स्ट कैटेगरी बीइंग सॉरी 1 सेकेंड, मैं तो फ़ोन से ही परेशान हो गया हूँ यार। हाउ डू आई टर्न इट ऑफ, पावर ऑफ, ओके चलिए। सो नेक्स्ट बिजनेस, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो जो नेचुरल गैस होती है वो पाइप से जाती है, तो उसका पाइप पूरे कंट्री में आपको जहाँ जहाँ नेचुरल गैस सप्लाई करनी है वो पाइप डालना पड़ेगा, और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट का काम है। अगेन नेचुरल गैस को स्टोर भी अगर आपको कहीं करना है, भाई पाइप का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन कभी मान लो आपको स्टॉक में रखना है कुछ, मतलब जनरेट हुई है पर उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो उसकी स्टोरेज भी बड़ी खतरनाक होती है। ऑफ कोर्स इट्स इन्फ्लेमेबल, तो कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी केयरफुल तरीके से स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती है, इट्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी ऑफ कोर्स बाहर के लोगों को ये काम नहीं दे सकते। अगर किसी बाहर की कंट्री को, किसी बाहर की कंपनी को ये काम दे दिया तो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाता है, और बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ है, इसमें हम बाहरी लोगों के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना होना चाहते। तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को या कंजोर्टियम ऑफ सच कंपनीज, कंजोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिलेगा। लेकिन ऊपर आप देखोगे कि वेयर हाउसिंग में और कोल्ड स्टोरेज में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, क्योंकि भाई ये कोई ऐसी खतरनाक चीज़ थोड़ी है। कोई फॉरेनर आके हमारे यहाँ अगर वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस का करता भी है तो वो क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा, अरे बहुत करेगा तो उसके वेयर हाउस में जो एग्रीकल्चर गुड्स का सामान है वही खराब करेगा ना। अपना नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, पर नेचुरल गैस के केस में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो ये जो बेनिफिट्स है ये सबको मिलते हैं, पर नेचुरल गैस पाइपलाइन नेट वाला बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अगर इंडियन कंपनी कर रही है तो उसको सेक्शन 35 AD में बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ डेट मीन्स अप्रैल 1, 2007। चिंता नहीं करो, ये डेट्स तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर वेल पास्ट दोज डेट्स। अब ये पुरानी बातें हो गई 2009, 2007। अब आओ, ये क्या सेम चीज़ रिपीट हो गई क्या? लग रहा है 2 स्लाइड सेम रिपीट हो गई। नेक्स्ट, ठीक। तो जैसे गैस की पाइपलाइन होती है वैसे क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल की भी पाइपलाइन होती है। सेम लॉजिक इंडियन कंपनी को मिलेगा, या कंजोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनीज अगर मिलके ये काम कर रही हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ डेट्स इररेलेवेंट है, मैं तो कह रहा हूँ उसको कोशिश भी मत करो याद करने की। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया अ न्यू होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी।
आपको लगेगा सर ये होटल का ऐसा तो बिज़नेस नहीं है, होटल तो जहाँ देखो वहाँ गली गली में खुला हुआ है। आप बता रहे थे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस, हाँ बड़े इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस उसको ही मिलता है, लेकिन होटल इंडस्ट्री जो है इट इज़ अ बैकबोन ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। जितने ज़्यादा होटल्स, जितने बढ़िया होटल्स आपके कंट्री में रहेंगे, उतना ज़्यादा टूरिस्ट को पहली बात तो कम प्राइस में मिलेंगे, और दूसरी बात बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो उनका जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो बहुत एनरिच होगा और टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे हमारा कंट्री डेवलप होगा। टूरिज़्म से दो तरीके के फ़ायदे होते हैं बेटा। पहला फ़ायदा तो पैसे का होता है देश का, ऑफ कोर्स बाहर से आदमी आ रहा है तो इंडिया में अपने पैसे खर्चा कर रहा है, तो हमें उसके डॉलर्स मिल रहे हैं या जो भी उनकी करेंसी है वो मिल रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, ऑब्वियस चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा हिडन बेनिफिट है वो ये है कि हमारा कल्चर पॉपुलर होता है, लोग हमारी कंट्री को और अच्छे से पहचानते हैं, हमारी कंट्री को पसंद करने लगते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। और इसका एक क्या वर्ड यूज़ करूँ, डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिलता है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हाल ही में मैं देख रहा था कहीं, शायद यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे कुछ था कि शायद इंस्टाग्राम की रील ही थी कोई, मैं ऐसे रील पे स्वाइप कर रहा था तो कुछ एक रील मिली बढ़िया, उसमें बता रहा था कि हिरोशिमा और नागासाकी जिनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, सो देवर 2 सिटीज़ इन जापान। ओरिजिनली उन पे एटॉमिक बम नहीं गिरना था, एटॉमिक बॉम्ब्स गिरने वाले थे क्योटो पे। नाउ वन ऑफ द मिलिट्री ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिसर्स, जिसके पास ये शायद मिलिट्री का था या कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर था, तो जिनके पास ये डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करने का राइट था कि भाई कहाँ पे बम गिराया जाए, तो ही लिव्ड इन क्योटो फॉर सम टाइम, और उसे क्योटो इतना अच्छा लगा, वहाँ का कल्चर एंड द ब्यूटी ऑफ द सिटी, कि उसने कहा कि नहीं यार क्योटो को नहीं इंक्लूड करते हैं, लेट्स लीव क्योटो, इट्स अ वेरी नाइस सिटी, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे अल्टीमेटली बॉम्ब गिराने का डिसीजन लिया गया। द रीज़न वाई हिरोशिमा एंड नागासाकी वर बॉम्ब्ड बिकॉज दे वर नॉट एज पॉपुलर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज क्योटो। कैन यू बिलीव दैट? तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, कई बार बहुत बड़े डिसीजंस में हेल्प करती हैं। सो एक कल्चरल एडवांटेज देता है अपने को टूरिज़्म। तो ये दोनों ही चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं वो, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं वो, बिजनेस चलता है या रोज़गार चलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है टूरिज़्म इंडस्ट्री से, पैसे फॉरेन के आते हैं अपने पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है और एक कल्चरल एडवांटेज भी मिलता है। सो ये सोचते हुए उन्होंने सोचा कि यार ये इंपॉर्टेंट बिजनेस है, और कोई भी एसएससी अगर 2 स्टार या उससे अच्छा, मतलब 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह की 2 स्टार या उससे बेटर कैटेगरी का अच्छा होटल चला रहा है, तो हम उसे 35 AD में बेनिफिट देंगे। देन ऑफकोर्स न्यू हॉस्पिटल्स विद एटलीस्ट 100 बेड्स। हॉस्पिटल्स की तो बहुत ज़रूरत है अपने देश में, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो हमेशा ओवर क्राउडेड रहते हैं। ड्यू टू बीइंग ओवर क्राउडेड वहाँ पे अनसैनिटरी कंडीशंस रहती हैं, आपकी तबीयत ठीक भी हो तो वहाँ पे जाके ख़राब हो जाए, तो इसलिए न्यू हॉस्पिटल्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो न्यू हॉस्पिटल्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन 2010। Then developing and building a housing project under a scheme for slum redevelopment और रिहेबिलिटेशन। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट को हाईलाइट ना करो, क्योंकि हाउसिंग प्रोजेक्ट से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को दे दोगे। तो जब बहुत सारे स्लम्स हैं, मुंबई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लम्स, जहाँ पे अंबानी का घर दिखता है बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा, और उसके बगल में ही बहुत बड़ा धारावी का स्लम है, वन ऑफ द आई थिंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम। तो स्लम रीडेवलपमेंट करना या उसका रिहेबिलिटेशन कराने के लिए आप अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि एक बढ़िया सा बिल्डिंग बन जाएगा बगल में, स्लम के जो लोग हैं उनको बोला जाएगा कि भैया अपनी ज़मीन खाली कर दो, हम आपको वहाँ पे फ्लैट दे रहे हैं, और वो ज़मीन को फिर गवर्नमेंट यूज़ करेगी जैसे भी चाहेगी। तो गवर्नमेंट या जो भी बिल्डर जो भी कर रहा है, तो अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो भी आपको 35 AD में बेनिफिट मिलेगा। अगेन अफोर्डेबल हाउसिंग, रियल एस्टेट के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में अफोर्डेबल हाउसिंग जो है इट इज़ अ वेरी, मैं कहूँ ट्रेंडी टॉपिक है। वैसे तो ये 2011 में इसको ग्रांट दिया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था 35 AD में,
लेकिन आज के डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ वन ऑफ द वेरी हॉट टॉपिक्स, जो गवर्नमेंट भी उस पर बहुत ध्यान दे रही है. इनफैक्ट आई थिंक देर इज़ अ प्रधानमंत्री सम आवास योजना गोइंग ऑन, जिसमें 45 लाख से कम वैल्यू के घर गवर्नमेंट बनवा रही है. गवर्नमेंट कई कई लोगों को तो गवर्नमेंट घर बनाने का पैसा दे रही है कि भाई तुम अपने से घर बनाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी. और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो भी रियल एस्टेट कंपनीज ला रही हैं उनको गवर्नमेंट अलग अलग बेनिफिट्स दे रही है. सो द सेम हियर इन इनकम टैक्स. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 3580 में बेनिफिट मिलेगा. प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो और फ्रेट स्टेशन. ये मैं बताता हूँ आपको क्या होता है. देखो, ऑफ कोर्स यू नो कि पोर्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेशन एसेट होता है किसी भी कंट्री के लिए. अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे पोर्ट्स हैं जहाँ पे बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है शिपिंग लेन्स के थ्रू, तो बहुत अच्छा फॉरेन रिजर्व्स उससे आता है. पोर्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उसका कंटेनर डिपो या फ्रेट स्टेशन कितना बड़ा है, कितना इफ़िशियंट है, और लोग कितना उसको पसंद करते हैं वहाँ बिज़नेस करने के लिए. तो अगर आपके पास अच्छे पोर्ट्स हैं जहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ी कैपेसिटी रखने की है, तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो प्रीफर करते हैं यार हम ऐसे ही पोर्ट पे बिज़नेस करें, ऐसी ही कंट्री के साथ बिज़नेस करें ताकि मेरा पूरा का पूरा माल एक बार में चला जाए, मेरा खर्चा कम बचे, प्रोसेसिंग फास्ट हो वहाँ पे, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत बहुत टाइम लगता है. एक तो शिप से सामान आ रहा है, शिप से आने में उसको महीना 2 महीना लग जाता है, फिर आने के बाद आप प्रोसेसिंग में टाइम लगाओगे क्योंकि आपका इनलैंड कंटेनर डिपो छोटा है, फ्रेट स्टेशन छोटा है, तो एक बार में थोड़ी सी ही कंटेनर्स उतर पा रहे हैं, प्रोसेसिंग स्लो हो जा रही है, तो फर्दर टाइम डिले हो रहा है. तो बिजनेसमैन ये चीज़ को पसंद नहीं करता, बिकॉज लॉस ऑफ टाइम इज़ लॉस ऑफ मनी. तो अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो चला रहे हैं, फ्रेट स्टेशन सेटअप कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं 2012 के बाद, you will get benefit under this section. Warehousing facility for storage of sugar. Sugar is important. Why? Because sugar comes from sugarcane. Sugarcane is one of the especially in this belt, the northern belt, one of the most important produce. इसको कहा जाता है एक तरह से कि कैश क्रॉप टाइप का. हालांकि कैश क्रॉप एग्जैक्टली नहीं होता शुगर केन, पर फिर भी उसको कैश क्रॉप की कैटेगरी में रखा जाता है कि भैया इससे तुरंत पैसे मिलते हैं. तो जो लोग गन्ने की खेती करते हैं, शुगर केन की खेती करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट, मतलब वो उनका नेक टू नेक चलता है कि मतलब मैंने अभी प्रोड्यूस करा, अभी सेल करा, तो मेरे को तुरंत अगले प्रोड्यूस के लिए मेरे को पैसा मिल जाएगा. अब उस चक्कर में क्या होता है, ऑफ कोर्स सेम प्रॉब्लम कि यार दाम अच्छा नहीं मिल रहा है. तो अब उसको पहले तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का बेनिफिट लिया गया वहाँ पे, जो हमने अभी ऊपर की कैटेगरी में पढ़ा था. एक बार आपने शुगर केन रखवा दी तो वो सेल हो गई फिर शुगर मिल वालों को. शुगर मिल वाले ने ख़रीद लिया. शुगर मिल वाले के पास भी सेम प्रॉब्लम आती है कि यार चूँकि शुगर केन सीजनल है, मेरी शुगर का प्रोडक्शन भी सीजनल हो गया है, अब मैं भी सेम प्रॉब्लम अगर फेस करूँगा कि यार मार्केट में जा रहे हैं तो सीज़न में तो क्या है कि शुगर ही शुगर है, कोई दाम ही नहीं मिल रहा है, और ऑफ सीज़न में शुगर है ही नहीं, प्राइस तो बहुत मिल रहा है पर है ही नहीं मेरे पास. अब जब शुगर मिल वाला है उसको पैसे की प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, किसानों का पैसा रोक लेता है. आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा या न्यूज़ में कहीं सुना होगा कि वो गन्ने के किसानों ने शुगर मिल के लिए धरना दे दिया कि शुगर मिल पैसे नहीं दे रही है, हमारे गवर्नमेंट बोल रही है शुगर मिल को पैसे देने को, तो शुगर मिल कह रही है मेरे पास पैसे ही नहीं है. इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए स्टोरेज ऑफ शुगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं, यू विल गेट द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन. सिमिलरली बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ honey and beeswax. दिस बिजनेस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको गरीबी से उठाने का काम करता है. मतलब कुछ ऐसे जैसे फिशिंग का बिज़नेस है, ये बी कीपिंग का, हनी का बिज़नेस है, ये ऐसे बिज़नेस हैं जो अगर किसान के पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स जो हैं, जो दूसरे के खेतों में जाके खेती कर रहे हैं, उनको बहुत थोड़े मोड़े पैसे मिल रहे हैं, गरीबी में जीवन जी रहे हैं. वाई? द ओनली रीज़न इज़ दैट दे डोंट हैव लैंड. अभी वैसे तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत से रिफॉर्म्स आए, बहुत कुछ हुआ, पर बहुत सारे लोग छूट गए इस रिफॉर्म से भी. तो अभी वो क्या करें, तो उनके लिए यही सब बिजनेस है
तो बी कीपिंग, हनीज एंड बी वैक्स का बिजनेस है, अगर वो आप सेटअप कर रहे हैं तो उससे छोटे लोगों को, छोटे किसानों को हेल्प मिलती है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स को हेल्प मिलती है। इसलिए इस बिज़नेस को करने पे भी आपको सेक्शन 35AD में बेनिफिट दिया जाता है। laying and operating of slurry pipeline for transportation of iron ore. Of course, you guys know how important iron ore is for any industry, any economy. Operating semiconductor water fabrication मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर सुन के इंपॉर्टेंट लग रहा है, सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो दिस ऑल्सो गेट्स द बेनिफिट फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। बीज वैक्स, यार वो जैसे आपका हनी बनता है ना, तो हनी के बाद, हनी बनने के बाद जो उनका वो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उससे वैक्स निकलता है। दैट्स ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट सेम इंडस्ट्री। ये मैं पता करता हूँ यार, ये बिज़नेस का मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं इसका देखता हूँ। सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या है ये? आई थिंक सेमी कंडक्टर, ये वाटर वर्ड से मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं तो सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन तो मेरे को समझ में आता है। आईटी इंडस्ट्री के लिए अपना सेमी कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटीरियल फॉर ऑल द चिपसेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। तो मेरे ख्याल से ये उसकी ही बात कर रहा है, मेरे को वाटर वर्ड से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बस। सो आई चेक इट आउट, आई गिव मोर डिटेल्स ऑन दिस बिजनेस टुमारो। ओके, वेयर द पाइपलाइन इज़ यूज्ड एज कॉमन। अच्छा, कई बार क्या होता है कि भाई इतना बड़ा पाइपलाइन हमने बिछा दिया, अभी उसमें नेचुरल गैस भी जा रही है, और जब नेचुरल गैस नहीं जा रही है, खाली है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जा रहा है, तो कैपेसिटी शेयरिंग का उसमें इशू होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको ये बिज़नेस में बेनिफिट लेना है तो आपको टोटल कैपेसिटी का 1/3 नेचुरल गैस पाइपलाइन और 1/4 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन के लिए रखना ही पड़ेगा मिनिमम। और बाकी चीज़ों में आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसको, जिस भी पर्पज़ से पाइपलाइन को, वो आप करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 1/3 आपको नेचुरल गैस के लिए रखना पड़ेगा और मिनिमम 1/4 आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए रखना पड़ेगा, तभी आपको ये सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए कि बेनिफिट क्या मिलता है। 100% डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बताओ, जो भी खर्चा किया पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, चाहे वो मशीन खरीदने के लिए किया हो, प्लांट खरीदने के लिए किया हो, वो जो पाइपलाइन बन रही थी उसको बनवाने में बहुत खर्चा होता है, वो इंस्टॉल करने में खर्चा होता है, जो भी खर्चा करा मेरे को देखना ही नहीं है। आपकी जेब से पैसे गए, वो रेवेन्यू है या कैपिटल, मेरे को मतलब ही नहीं है उससे। आपकी जेब से पैसे गए, उसका डिडक्शन 100% मिल जाएगा। और तो और 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred prior to commencement of business shall be allowed in year of commencement of business only if same has been capitalized on the date of commencement of business। capitalized का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लो कि आपने कोई बिज़नेस सेटअप करने के लिए कुछ खर्चा किया और कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन आपने सारे डायरेक्टर्स ने, सारे प्रमोटर्स ने मिलके खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सबसे पहली एंट्री कौन सी पास होती है पता है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड अ न्यू पेज। पहली एंट्री कौन सी पास होती है? मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक एंट्री एक पास कर रहा हूँ। एक सेकेंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो, वैसे तो उसको 2 लेयर्स में बटेगा ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पर मैं एक ही सिंपल एंट्री पास करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहला काम क्या? कंपनी में कैपिटल आता है, ठीक है। अब अगर आपने कंपनी बनने से पहले ही कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ना, अब ये बंद हो गया, ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि ये फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ केसेस में फर्स्ट एंट्री थोड़ी अलग होती है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या करा कि कंपनी बनने से पहले ही प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा? कुछ फर्नीचर खरीद लिया, सपोज करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
अब वो कह रहे हैं कि भैया अब मैं कंपनी को जो पैसे देता, अब मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बैंक से अगर मैं चेक देता अपने जो शेयर्स मैंने सब्सक्राइब किए हैं उसके बदले, उसकी जगह मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है कंपनी के नाम पे, मैंने एसेट्स परचेज करे हैं जो कंपनी को मैं दे दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट बैंक अकाउंट आप इसको ही हमारा कंट्रीब्यूशन मान लो और इसके अगेंस्ट हमें इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दो। इसको कहते हैं कैपिटलाइज करना। ये बात समझ में आई? इन एसेट्स को, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हमने क्या करा? कैपिटलाइज कर दिया। अगर आपने बुक्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज्ड, अगर आपने ये काम करा है प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस के लिए, तो वो जितने भी आपने कैपिटलाइज करे हैं पूरा का पूरा आपको सेम ईयर में छूट मिल जाएगी। क्लियर? यस? इस पे कोई डाउट तो नहीं कैपिटलाइज्ड वर्ड में? ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर अगेन प्लीज देखो, ये कह रहा है ना, हमने पहले भी पढ़ा था ना ये साइंटिफिक रिसर्च के केस में कि बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपने करा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जिसमें दो ही एक्सपेंडिचर्स अलाउड थे, एक तो रिसर्च स्टाफ की सैलरी और सेकंड वाज मटेरियल्स यूज्ड फॉर रिसर्च, वैसे ही इस सेक्शन में भी कह रहा है कि तुमने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा करा जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही कर दिया था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कर दिया था, कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, पर आपने सोचा कि चलो लीगल पेपर वर्क तो होता रहेगा पर अपन काम चालू करते हैं, पहले मशीनरी लाना है, इंपोर्ट करना है, ये सब करना है, तो खर्चे तो अभी करने पड़ेंगे हमें। सो वो सारे एक्सपेंडिचर को अगर आप अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर देते हो, मतलब बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एसेट साइड में दिखा रहे हो और उसके अगेंस्ट प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हो, दिस एंट्री अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जो भी एसेट्स आपने कैपिटलाइज करे हैं हम उनको 100% अलाउ कर देंगे इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बोलो कौस्तव, ओके? लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में अलाउ नहीं करेंगे, जैसे लैंड। मैंने ऑफ कोर्स आपको बताया था लैंड को क्यों नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि लैंड ऐसा एसेट है जो कंज्यूम नहीं होता है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट ही होती रहती है, तो उसमें तो आपको बेनिफिट ही मिलना है, उसमें हम डेप्रिसिएशन भी नहीं अलाउ करते, इसीलिए तो लैंड को नहीं इंक्लूड करेंगे, लैंड की छूट नहीं मिलेगी। गुडविल, गुडविल को क्यों बोला गया भाई? आपने मान लो कि ये गैस पाइपलाइन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा कि यार हम पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, उससे अच्छा जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके थोड़ी बहुत गैस पाइपलाइंस हैं उसको खरीद लेते हैं, हम उसी को आगे एक्सटेंड कर लेंगे तो अपना आधा काम पहले ही हो जाएगा। तो आपने एग्जिस्टिंग कंपनी जब परचेज करी तो परचेज करते समय, इनफैक्ट लेट मी ऐड अनदर पेज और आपको वो एंट्री दिखा दूँ, या रुको, न्यू स्लाइड, ठीक है। परचेज करते समय आपने सपोज करो ऑफर करा, सेल्स कंसिडरेशन कहा जाए उसको या जो भी बोला जाए, आपने बोला कि भैया आपकी कंपनी खरीदने के लिए हम 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन करोड्स, आपको 5,000 करोड़ हम देने को तैयार हैं, लेस नेट वर्थ ऑफ कंपनी। जो कंपनी आप खरीद रहे हो उसकी नेट वर्थ होगी कुछ, नेट वर्थ समझते हो तुम लोग? डू यू गाइज नो व्हाट नेट वर्थ इज? वेरी सिंपल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। उसकी कीमत क्या है कंपनी की, नेट वैल्यू क्या है कंपनी की? लेट्स से द नेट वैल्यू वाज ओनली 3,500 करोड़, लेकिन वो ओनर बोल रहा है भैया मैं इतने पुराने टाइम से कंपनी चला रहा हूँ और नेटवर्थ आप बैलेंस शीट से निकालोगे तो आपको सही वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको वाकई मेरे कंपनी का वर्थ जानना है तो जो मैंने इतने साल बिताए हैं इस बिज़नेस में, अपना जो नाम बनाया है, आपको वो नाम की भी कीमत देनी पड़ेगी। तो लेट्स से 1,500 करोड़ इसने एक्स्ट्रा ले लिए। ये जो 1,500 करोड़ एक्स्ट्रा पे हुए हैं ये किस चीज़ के पे हुए हैं? कंपनी की गुडविल के, क्योंकि पुरानी कंपनी आप खरीद रहे हैं तो 1,500 करोड़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर द गुडविल ऑफ दैट कंपनी।
जो कंपनी ने अपना नाम बनाया है इतने टाइम से और इस्टेब्लिश्ड बिजनेस एक आपको दे रही है अच्छे नाम के साथ, वो गुडविल का पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब ये गुडविल जो होती है, गवर्नमेंट कहती है भैया ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, आपने अपने मन से ही उस गुडविल का फिगर कैलकुलेट किया है और कोई रियल चीज़ तो है नहीं। इट्स नॉट अ टैंजिबल एसेट एंड नॉट जस्ट इट्स नॉट टैंजिबल, इट्स ऑल्सो नॉट ईजिली क्वान्टिफाइबल। इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक बार को आप हालांकि वैसे तो ट्रेडमार्क पेटेंट की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, पर फिर भी ट्रेडमार्क पेटेंट के बारे में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की जा सकती है कि भाई जिस प्रोडक्ट का लेट्स से पेटेंट है तो उसकी कितनी यूनिट सेल होती हैं, तो आगे आने वाले 5 सालों में हम इतनी यूनिट्स और सेल करेंगे तो उसके हिसाब से पेटेंट की ये वैल्यू होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पे आप कुछ फॉर्मूला लगा सकते हो। गुडविल ऐसी चीज़ है ना कि भाई जिसका जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, मार्केट के रेट के हिसाब से लोग गुडविल चेंज कर रहे हैं अपनी। लेट्स से मैंने अभी अभी एक स्टार्टअप चालू करा और अमेज़ॉन वाले आते हैं कि अरे भैया आपका स्टार्टअप तो बहुत बढ़िया है, आई वांट टू बाई इट। मैंने कंपनी बनाने में, स्टार्टअप करने में मान लो 20-25 लाख रुपए खर्चा किए, पर आज मैं देख रहा हूँ यार अमेज़ॉन वाले ख़रीदने आ रहे हैं मेरा बिज़नेस, कम से कम 200 करोड़ का तो इनको बेचूंगा। फिर क्या हुआ, मेरे पास फ्लिपकार्ट वाला भी आया, अरे भाई विदेशी को क्यों बेच रहे हो, मेरे से लो पैसे, मैं 1000 करोड़ दूंगा, 1500 करोड़। बोलियां लगने लगी मार्केट में, सबको खरीदना है मेरा बिजनेस। टेस्ला आ गया मेरा बिजनेस खरीदने के लिए। अब क्या हुआ अब मैं बोलूँगा कि नहीं नहीं, भले ही मैंने 25 लाख लगाए हैं पर अब मैं 10,000 करोड़ से कम तो नहीं बेचूंगा। तो एक्स्ट्रा पैसे जो मैं ले रहा हूँ वो किस चीज़ के लूँगा, क्या बोल के लूँगा, वो गुडविल के लूँगा मैं। तो गुडविल जो है ना वो ऐसी कोई क्वांटिफाइबल चीज़ नहीं होती है कि जिसको आप कह सकते हो कि हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। गुडविल मार्केट रेट के हिसाब से चलती है, जितना पैसा अगला देने को तैयार है ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुडविल बता दो। दैट्स हाउ दिस होल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थिंग वर्क्स इन द रियल लाइफ। तो गवर्नमेंट कहती है भैया लैंड के लिए आपने पैसा खर्चा करा तो वो तो तुम्हें वैसे भी बेनिफिट दे के जाएगा, उसकी छूट हम नहीं देंगे। गुडविल के लिए आपने पैसा खर्चा करा, आपने एक्स्ट्रा पैसा पे करा टू परचेज द गुडविल, हम उसको भी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी फिगर है जो क्वांटिफाइबल नहीं है, इसकी वैल्यू आसानी से नहीं निकाली जा सकती और आप इसमें हमें धोखा दे सकते हैं। कि सपोज करो एक्चुअल बिजनेस उसे परचेज करना था 500 करोड़ में और उसने अपने बायर से ही बोला कि यार भाई मैं तुम्हें पक्के में 800 करोड़ दे रहा हूँ, 300 करोड़ पीछे से मेरे को वापस कर देना शेल कंपनी बना के घुमा घुमा के, और मैं गवर्नमेंट को बोल दूंगा कि गुडविल के पैसे दिए हैं और गुडविल का मेरे को क्लेम मिल जाएगा, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, मेरा खर्चा पूरा का पूरा क्लेम हो गया और पूरा का पूरा पैसा घूम के वापस भी आ गया मेरे पास। तो इस तरह के बहुत से फ्रॉड्स लोग कर रहे थे गुडविल में, तो गुडविल को भी एक्सक्लूड कर दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर से। देन कम्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरह की चीज़ें अगर आप खरीद रहे हैं उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, तो भैया इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि आप इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। हमारा तो पर्पज़ ये है कि हमने जो बिज़नेस बताया आपको उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करो, आप एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, पाइपलाइंस ले करो, आप वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ खड़ी करो, इन सब चीज़ों में खर्चा करो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए थोड़ी हम बेनिफिट दे रहे हैं तुम्हें। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, ये खरीदने पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है दोस्त? चलो, 100% reduction of capital expenditure incurred on or after 1st April 2012 in respect of certain specified business commencing operations on or after April 1, 2012. Cold chain facility, warehousing for agricultural produce, hospital, notified affordable housing project. सेम चीज़ कह रहा है वो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो क्लेम आपको मिलता ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% मिलेगा। ये अलग से क्यों लिखा हुआ है, आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, देखो इसका फॉन्ट भी अलग लग रहा है, बिकॉज अर्लियर इट वॉज 150% बट नाउ इट इज़ इररेलेवेंट। नॉर्मल 100% जैसे नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलता है वैसे ही मिलेगा। अर्लियर इट वॉज 150%, ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट अलग से लिखना पड़ा, पर अब ये इररेलेवेंट है।
नो डिडक्शन इफ एक्सपेंडिचर, हाँ ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 10,000 से ज़्यादा का खर्चा, कैपिटल और रेवेन्यू जो भी आपने करा, incurred by any mode other than account pay check, account pay demand draft और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ECS कहते हैं, विच इंक्लूड्स NEFT पता है ना आप लोगों को, NEFT, RTGS, IMPS और आजकल वो UPI भी चल गया है। बोल रहा है कि भैया जो भी ये खर्चे का आप क्लेम ले रहे हो ना, सारा पक्के में बैंक अकाउंट से होना चाहिए, पक्के में बैंक अकाउंट से होना चाहिए। कैश में अगर आप दे रहे हो या आप एक चेक दे रहे हो जो अकाउंट पे ही नहीं है, मतलब बियरर चेक है जिसको कोई भी चाहे तो बैंक में ले जाए और उसके बदले कैश निकाल ले, तो ऐसे खर्चों को हम अलाउ नहीं करेंगे। डिडक्शन तभी देंगे जब आपने सारा काम पक्के से किया हो, बिल्कुल प्रॉपर बैंक से। क्लियर? ओके यार, NACH तो मेरे ख्याल से वो होता है ना, इट्स अ क्लियरिंग हाउस, वो मतलब ऑटो डेबिट के लिए होता है बेसिकली। तो NEFT, RTGS, IMPS, UPI यही सब होता है जो भी, मतलब बेसिकली अच्छा पहले हुआ करता था। मतलब बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि पक्के में पेमेंट करना है, कैश पेमेंट करोगे या बियरर चेक से पेमेंट करोगे तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। अदर प्रोविजन, बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने ये नया प्रोविजन किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया है, राइट? तो अगर पहले से बिजनेस चल रहा है, पहले से वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग है, तो हम उसको बेनिफिट दे के फिर क्या फ़ायदा? मेरे को तो चाहिए कि नए बिजनेस सेटअप हों उस इंडस्ट्री में। सो बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस, शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाई स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिजनेस। तो स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? तो जैसे मान लो प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, ईयर 2012 के बाद से जो भी कंपनी बनेगी, लेट्स से वो कौन सा था, होटल में शायद 2012 का डेट था, जो भी एक डेट है मान लो, जो भी एक कोई बिज़नेस पकड़ लो कि ये बिज़नेस नया स्टार्ट होगा तो हम उसे बेनिफिट देंगे। अब लोगों ने दिमाग लगाया कि यार मैं तो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हूँ, अभी मैं कैसे फ़ायदा उठाऊँ, काश मैंने भी नया बिज़नेस स्टार्ट किया होता। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ऐसा करते हैं, अपनी ही जो कंपनी है उसको स्प्लिट कर देते हैं, 2 कंपनियां बना लेते हैं नई। अब वो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो गवर्नमेंट बोल रही है कि इस पीरियड के बाद का होना चाहिए, तो वो पीरियड के बाद का हो जाएगा और हमें उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है कि जैसे मान लो कि एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है उसके लिए, या जो ऐसा प्रोसेस है जो मेन बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, सब्सिडरी प्रोसेस है, तो उसको निकाल के वो प्रोसेस अलग कंपनी में डाल दिया, और जो मेन प्रोडक्शन है या लेट्स से मेन पाइपलाइन का बिजनेस है उसको अलग कंपनी में डाल दिया। तो स्प्लिट कर दिया एग्जिस्टिंग बिजनेस को, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया मेरा बिजनेस नया है। तो अब स्प्लिट कर रहे हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि लेट्स से मैंने सिंपली क्या किया कि अपनी कंपनी को पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर कर दिया, मतलब मेरे सारे एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर दो, सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दो। अब तो भाई जो कुछ भी पुराना दुराना हुआ हम वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, अब हम नया बिजनेस बना रहे हैं। सेम उसी कंपनी को दूसरी कंपनी से टेक ओवर करा दिया, नहीं चलेगा। बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस। अगेन जब इस चीज़ को रोक दिया गवर्नमेंट ने कि भाई नया बिजनेस होना चाहिए, तो अब क्या किया जाए? तो लोग क्या करने लगे कि अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद कर दिए कि अभी जो चल रहा है हम नहीं करेंगे बिजनेस, स्ट्राइक ऑफ कर फॉर्म डाल दिया, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दो मेरी। और फिर क्या किया, नई कंपनी बनाई और वही पुरानी प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया कि हमने पुरानी कंपनी से सेकेंड हैंड खरीद ली है, और एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है, ये सब पेपर में घूम रहा है सिर्फ। एक्चुअल में तो वो जैसे फैक्ट्री चल रही है या जो भी काम चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ। उन्होंने बस क्या दिखाया कि ऑन पेपर कि भाई मेरी कंपनी तो बंद हो गई, अब ये नई कंपनी बनी है और ये नई कंपनी ने मेरी पुरानी जो कंपनी के एसेट्स थे उसको सेकेंड हैंड खरीद लिया है, लाइबिलिटीज़ को भी टेक ओवर कर लिया या लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दी। तो बिजनेस शुड नॉट बी सेट अप बाई ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी।
अगर मैक्सिमम, क्योंकि क्या होता है कि कई बार तो जो नई कंपनीज भी खड़ी होती हैं वो सेकेंड हैंड ही खरीद लेती हैं कि यार चलो बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ मशीनरी मेरी जो पुरानी है वो भी चल जाएगी, क्यों फालतू नया पैसा खर्चा करना। तो गवर्नमेंट कहती है चलो मैक्सिमम तुम ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी कितनी यूज़ कर सकते हो, 20% यूज़ कर सकते हो। तुम्हारी टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% तक ओल्ड हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर ओल्ड है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट बी अलाउड। तो बेसिकली चैप्टर 6A में बहुत सारे डिडक्शंस हैं, बहुत सारे। उसमें कुछ डिडक्शंस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे भी हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि यार एक बार अगर यहाँ बेनिफिट ले लिया इस सेक्शन का, तो जो चैप्टर 6A में बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, नहीं तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ भी बेनिफिट मिल रहा है वहाँ भी बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर विच रिडक्शन हैज़ बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35AD शैल बी टेकन एज नील। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि भैया आपका 50 करोड़ का एसेट था, हमने पूरा का पूरा 50 करोड़ आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया सेम ईयर में, आप PL में डाल दिया, आपने खर्चा क्लेम कर लिया, तो बस अब वैल्यू इसकी ज़ीरो ही दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में। तुम एसेट अगर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन पर्पस से चाहते हो कि तुम बताओ अपने शेयर होल्डर्स को कि हमारे पास XYZ करके इतनी मशीनरी है, तो तुम बता सकते हो, पर उसकी वैल्यू के आगे तुम्हें ज़ीरो लिखना पड़ेगा। तो पता है कंपनीज कैसे लिखती हैं? प्लांट एंड मशीनरी लेट्स से 5234 करोड़ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 5000, लेट मी करेक्ट इट, करेक्ट कर ही रहे हैं तो इसको भी आगे लिख देते हैं 35AD। तो जो भी 5234 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी था उसको लेस कर देंगे। अब इससे क्या कि शेयर होल्डर को वैल्यू भी पता चल गई, और शेयर होल्डर को ये भी पता है कि इसके आगे ज़ीरो क्यों लिखा है। 5234 करोड़ का एसेट हमने खरीदा था पर हमें डिडक्शन मिल गया। सेकेंड पॉइंट, ये पीछे वाला, ये दिस थिंग, अरे बड़ी सिंपल बात कह रहा है यश कि हमने डिडक्शन क्यों दिया है, नए बिजनेस को सेटअप कर सॉरी हमने डिडक्शन दिया है नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए। अब कुछ लोग क्या करते थे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है और उसी बिजनेस को खाली नाम चेंज कर देते थे, पुरानी कंपनी को बंद कर देते थे, नई कंपनी को चालू कर देते थे और पुरानी कंपनी के सारे सेकेंड हैंड एसेट्स को खरीद लेते थे। तो इससे क्या होता था कि एग्जिस्टिंग बिजनेस पे उनको नए बिजनेस वाला डिडक्शन मिल जाता था। दिस इज़ अ लूप होल जो लोग एक्सप्लॉइट करते थे। जब गवर्नमेंट को पता चला कि लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक्चुअली में तो जो बिज़नेस चल रहा है वो चल ही रहा है और कुछ भी नया नहीं बन रहा है, सिर्फ ये लोग कंपनी का नाम चेंज कर करके डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न डाल दिया कि भाई जो बिज़नेस सेटअप कर रहे हो वो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफ़र करके सेटअप नहीं होना चाहिए, सारी प्लांट एंड मशीनरी तुम्हें नई खरीदनी पड़ेगी। हाँ, अगर ज़रूरत है तो मैक्सिमम 20% पुरानी मशीन रख सकते हो। समझ में आई बात? ओके, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इसकी नील रहेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा डिडक्शन ले ही लिया है, तो फर्दर आप उसकी कॉस्ट नहीं दिखा सकते बैलेंस शीट में। अगर कॉस्ट दिखेगी तो कल को आप धीरे से डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे, डबल बेनिफिट ले लोगे। तो एक्चुअल कॉस्ट नील रहनी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं अभी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर में। देन कैपिटल एसेट टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 8 ईयर्स। तो जब ये सारे रास्ते गवर्नमेंट ने बंद कर लिए ना, तो लोगों ने नया फ्रॉड का तरीका निकाला। वो क्या किया कि पूरा का पूरा नया बिजनेस सेटअप करा, जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी चाहिए थी उन्होंने खरीद ली। खरीदने के बाद सारी प्लांट मशीनरी को बेच दिया, कोई काम नहीं किया और पूरा का पूरा डिडक्शन उनके पास आ गया। अब उस पैन कार्ड में हजारों करोड़ का डिडक्शन पड़ा हुआ है। अब उसमें जो भी बिजनेस करो आप, कभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब तक वो पूरा का पूरा डिडक्शन चलता आ रहा है। जब मतलब वो लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होते होते मतलब अगर बिजनेस लॉस 8 साल तक अलाउड है ना, तो 8 साल तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 8 साल तक आप लॉस में चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ये भी लोग वो करते थे, इसमें फ्रॉड करते थे।
एक्चुअल बिजनेस सेटअप नहीं करते थे, बस दिखाते थे कि हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सारी मशीनरी खरीदेंगे फिर उसको वापस बेच देंगे। अब तुरंत खरीद के तुरंत बेचा तो बहुत लॉस थोड़ी होता है भाई। सेम टू सेम भाव भाई पहले ही रेट सेट कर लो कि भाई अगर मान लो कोई मशीन 5,000 करोड़ की मिल रही है तो मैं आपको 4,980 करोड़ में दे दूंगा इमीडिएटली, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू मशीन। होता है ना, तो 20 करोड़ का फ़ायदा बैठे बैठे मिल रहा है तो कोई भी ले लेगा कि ठीक है भाई, मैं भी, मेरे को बिजनेस सेटअप करना है, मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरे को 5,000 करोड़ की पड़ेगी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यार मैं खरीद लेता हूँ 5,000 करोड़ का, मैं 20 करोड़ के लॉस पे आपको सेल कर दूंगा। अब 20 करोड़ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, टाइनी परसेंटेज, 2%, 3%, 4%, 5%। वो 2-4-5% खर्चा करके उनको पता है क्या मिला? 30% का टैक्स का बेनिफिट। टैक्स की रेट तो 30% थी ना कंपनीज पे, अभी हाल ही में 25% हुई है। तो या जो बहुत बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए 30% है। तो हम तो बड़े बिजनेस की बात भी कर रहे हैं, तो बड़े बिजनेस में ये बहुत होता है। तो फ्लैट 30% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अपने को। तो 5% दे के 30% का फ़ायदा मिल रहा है, 25% का शुद्ध मुनाफा, फ्री का ऑफर है, मज़े लो। तो लोग ऐसा बहुत कर रहे थे कि भाई एसेट खरीदा और फिर तुरंत सेल कर दिया और अपने में लॉस दिखा के पूरा का पूरा लॉस कैरी फॉरवर्ड करा लिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, हम बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं यहाँ पे। जो आपने एसेट परचेज करा है एटलीस्ट उसको 8 ईयर्स तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा, और कहीं भी और उससे पहले आपने ट्रांसफ़र करा तो जो भी बेनिफिट आपने लिया है वो सारा का सारा बेनिफिट रिवर्स हो जाएगा, यानी जो एक्सपेंस क्लेम किया था वो इनकम बन जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अगली बात, अगला पॉइंट सेम बोल रहा है कि भैया अगर आपने एसेट को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करा या कुछ भी और करा तो जो भी डिडक्शन क्लेम करा है और वो सारा का सारा इनकम हो जाएगा जिस साल में आपने ये रिवर्सल किया या कोई और पर्पस के लिए यूज़ किया, एंड दैट इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? ओके। इलस्ट्रेशन 50, मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। ये तो सिर्फ आपने जो प्रोविज़न पढ़ा उसी को बताने के लिए है। नाउ सिमिलरली 35CCC रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। तो देखो दोस्त, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने क्या एक अपना कंपनी बनाया, उस कंपनी का काम क्या है कि वो फार्मर्स को नए नए फार्मिंग मेथड्स के बारे में बताएगी, उन्हें नई मशीनरी प्रोवाइड कराएगी, उन्हें हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड कराएगी। हाइब्रिड सीड्स पता है, जैसे कई बार क्या होता है अलग अलग वैरायटी को क्रॉस करके नई वैरायटी बनाई जाती है, और वो वैरायटी जो है वो इट इज़ मोर पेस्टिसाइड नहीं, पेस्ट रिपेलेंट, और क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, 2-4 ऐसे मतलब वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, उसका आउटपुट ज़्यादा रहेगा, क्वालिटी बेटर रहेगी, क्वांटिटी बेटर रहेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये सारी एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं तो आपने जो भी खर्चा करा उस प्रोजेक्ट पे, जो भी खर्चा करा, कैपिटल और रेवेन्यू से मतलब ही नहीं है, आपकी जेब से पैसा निकला, डिडक्शन आपको तुरंत मिल जाएगा पूरे के पूरे अमाउंट का। क्लियर? प्रोजेक्ट फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑफ फार्मर्स। सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी 100% डिडक्शन, ऑफकोर्स लैंड छोड़ के और बिल्डिंग छोड़ के। इस केस में लैंड और बिल्डिंग का एक्सेप्शन है, ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बस, बाकी तो प्रोविज़न बहुत ही सिंपल है। कोई भी आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया तो उसमें जो भी खर्चा कर रहे हो पूरे के पूरे की छूट एक बार में ले लो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों में से कोई करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर करा के एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे आप जैसे फॉर एग्जांपल टैली, अकाउंटिंग, इस तरह की चीज़ें सिखा रहे हो, अपनी फील्ड की चीज़ कह रहा हूँ मैं, या कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग की आपने शॉप डाल दी यार,
मोबाइल रिपेयरिंग की या सर्विस सेंटर ऑफिशियल लोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अलग से एक अपना जैसे किसी कंपनी का मत लो, सैमसंग या ये सब का, अपना खुद का एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप दिखा दो कि हम रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो इन्हें सिखा रहे हैं और जो स्टाफ है उससे हम फीस ले रहे हैं। तो ये दिखा के आप पेपर पे पूरा का पूरा क्लेम ले सकते हो। दिखा के क्या मतलब, वो आपको मॉडल भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर लोगों को हायर करना पड़ेगा ट्रेन करने के लिए, ट्रेनीज को लेना पड़ेगा, फीस लेनी पड़ेगी उनसे, तब जाके आपको इसका छूट मिलेगी। और लैंड और बिल्डिंग छोड़ के आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया पूरा का पूरा छूट हो गया, तो एक तरह से आपकी बिजनेस टैक्स फ्री हो गई फॉर मेनी ईयर्स टू कम। देन एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D, बड़ा ही सिंपल सेक्शन है। ये देखो, पहले बात तो ये समझो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ खर्चा करा, यहाँ हम बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लीगल एक्सपेंसेस यूजुअली जो होते हैं, या छोटे मोटे कुछ आपके कह सकते हो कि हल्के कुछ मार्केटिंग के एक्सपेंस थोड़े बहुत हुए, या कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में जो भाई सीए की फ़ीस दी आपने या गवर्नमेंट की फ़ीस पे करी यहाँ वहाँ, तो छोटे मोटे जो इस तरह के खर्चे होते हैं इनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो कंपनी शुरू होने से पहले हुए हैं। अब कंपनी शुरू होने से पहले अगर खर्चा किया तो उसको कहाँ पे क्लेम करोगे? क्लेम तो कंपनी की बुक्स में कर सकते हो, और तो कहीं क्लेम मिलेगा नहीं, खर्चा तो कंपनी के नाम पे हुआ है। तो उसको क्या करते हैं कि बुक्स में ना ऐसे कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा, सेम एंट्री जो अभी आपको समझाई थी ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो जिस भी डायरेक्टर ने, प्रमोटर ने खर्चा किया वो उसके बदले शेयर कैपिटल ले लेता है, और ये जो प्रीमियम एक्सपेंस है ये बुक्स में एसेट की तरह दिखता है। ठीक है, एसेट भी कौन से हेड में? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके एक हेड होता है, आपको पता है बैलेंस शीट में एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके हेड होता है जो एसेट साइड में दिखता है, उसके नीचे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है। तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है बैलेंस शीट में आ गया एक साइड पे, और उधर उसके अगेंस्ट शेयर कैपिटल हमने इशू कर दिया। इसको सेक्शन 35AD कहता है कि आप 1/5 करके 5 सालों में इसकी पूरी छूट आप अपने पीएल में क्लेम कर सकते हो। लेट्स से कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय आपका 50,000 रुपये खर्चा हुआ, तो ईयर 1 में जब आप अपनी पहली बैलेंस शीट फाइल करोगे तो 50,000 का 1/5 हुआ 10,000, फिर प्लस ईयर 2 में 10,000 का और क्लेम ले लो, ईयर 3 में 10,000 का और क्लेम ले लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करके 5 सालों में 50,000 का पूरा क्लेम ले लीजिए। ये कौन कह रहा है? सेक्शन 35AD कह रहा है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये बात समझ में आई? बोलो दोस्त, ये तो तुम लोगों को पता भी होगा, तुम लोगों ने शायद 12th में भी पढ़ा होगा, है ना? ये तो पुरानी बात है, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी ऐसे ही करते हैं, मतलब अकाउंटिंग भी जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, और इनकम टैक्स भी सेम बात कहता है। तो ये तो एक ऐसा प्रोविजन है भैया जहाँ पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स एक्ट बिल्कुल एक ही लाइन पे हैं, बिल्कुल सहमत हैं, तो अपने को बहुत हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अकाउंट्स में करते हैं वैसे के वैसे अपने को इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है। ठीक, तो डायरेक्शन अंडर सेक्शन 35D इज अवेलेबल टू ऑल रेसिडेंट असेसीज एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी। आपको याद होगा कि हमने जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे तो हमने बड़ा डिमार्केट किया था कंपनीज़ का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते समय, कि रेसिडेंट कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो तो हमेशा रेसिडेंट रहेगी, पर अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी है जिसने इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बना लिया है तो उसको भी हम अपना मानते हैं, उसको भी हम रेसिडेंट मानते हैं। उसके अलावा जो ऐसी फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है उसको हम फॉरेनर मानते हैं, उसको हम नॉन रेसिडेंट मानते हैं।
तो जब हम कंपनीज़ के लिए रेसिडेंट का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हम इंडियन कंपनीज़ की बात कर रहे हों, उसमें फॉरेन कंपनीज़ भी इंक्लूड हो सकती हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस सेक्शन 35D, सेक्शन 35D फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एसएससीज के ऊपर। अब जब ये बोलना चाहती थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि अरे हमने रेसिडेंट तो बोल दिया और रेसिडेंट में तो फॉरेन भी आ जाते हैं, तो अलग से उसको लिख दिया कि भाई फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट एसएससी और फॉरेन कंपनी इवन इफ इट इज रेसिडेंट इन इंडिया कैन नॉट क्लेम एनी रिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं दोस्त? इज इट ओके विद एवरीबॉडी? चलो, कौन कौन से खर्चों की छूट मिलेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में वो भी देख लो। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी एंड एनी अदर पर्सन रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी। तो लीगल चार्जेस में कुछ चीज़ें और हैं। ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट को मैं हाईलाइट कर दूं, फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस सेटअप करने से पहले मान लो पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो रहा है या कोई अग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो उसकी जो भी लीगल चार्जेस हुए। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाते हो तो गवर्नमेंट की जो फीस है वो तो है ही, उसके अलावा सीए लोग भी फीस लेते हैं अपनी कि भाई आपका हम मेमोरेंडम और आर्टिकल ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी कुछ फ़ीस लगेगी। जो भी लीगल चार्जेस आपने पे करा अपने सीए को मेमोरेंडम आर्टिकल का, वो आपका पूरा का पूरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में अलाउ हो जाएगा। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है उनकी कई कॉपीज़ छपती हैं पूरा बाकायदा बुक्स की तरह, तो जो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस भी अलाउड है। नेक्स्ट, अभी इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा तो नहीं जो समझ में ना आ रहा हो? ये तीनों पॉइंट तो करेक्ट है ना? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। नेक्स्ट आ जाओ। रजिस्ट्रेशन फी ऑफ कंपनी अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कोर्स ये सरकारी फीस होती है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एंड चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। तो आप सीधे की सीधे नई कंपनी बना के उसको पब्लिक इशू ही करना चाहते हो, तो पब्लिक इशू के लिए पहले आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर करे इन कनेक्शन विद पब्लिक इशू, सारा का सारा अलाउड है। अगर आपको इसका मतलब पता है अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब? आई थिंक मैंने डिस्कस किया था ये। अंडर राइटिंग कमीशन पता है सबको? गिव मी अ येस और नो। यस, तो अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज पे करा किसी ब्रोकर को, ड्राफ्टिंग के चार्जेस पे करे, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, जो भी खर्चे हुए पब्लिक इशू करने के लिए कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले, सारे के सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में अलाउड हैं। एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक, अब देखो कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो आपने जो पूरा पढ़ा ये कुछ खास नहीं था, दिस वाज जस्ट फॉर लेट्स से कि लिस्टिंग आउट पर्पजेस की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि ये खर्चे हैं, और बाद में एक रेसिडुअरी सेक्शन भी दे दिया कि भाई और भी अगर कोई हम खर्चे प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसकी भी छूट आप ले सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें कहा कि यार देखो ये ऐसे खर्चे हैं जो आपने अगर खुद किया है तो अलाउ होंगे, या फिर किसी ऐसे आदमी से करवाया है विच इज़ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहता है कि यार फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बड़ी वेग होती हैं। यहाँ पे ना लोग हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक्चुअली में खर्चा किया नहीं और किसी भी लल्लू पंजू से बिल बनवा लेंगे और हमें बोलेंगे ये देखो इतना खर्चा हो गया, हमें छूट दो इसकी। अब कौन देखने जा रहा है? कंपनी बनने से पहले तो ना तो प्रॉपर बिल मिलेगा ना कुछ मिलेगा, हम कहाँ से चेक करने जाएंगे कि जेन्युइन है कि नहीं है? तो बोला यार उन्होंने कि यार देखो तुम खुद से कर रहे हो तब तो वैसे भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगना, तो ठीक है खुद से कर रहे हो तो जो भी छोटा मोटा खर्चा लगा है उसका क्लेम ले लो। अगर बाहर से कहीं से करा रहे हो तो जिसको हम अप्रूव कर रहे हैं, जो अप्रूव्ड अथॉरिटी है, आप उन्हीं से कराओगे।
तभी आपको छूट मिलेगी। कौन कौन से काम ऐसे हैं? प्रिपरेशन ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फीजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं है, या और भी तरीके की फिजिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सोशली फीजिबल है कि नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिजिबल का मतलब है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये बिज़नेस कहीं मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, मैं खर्चे ज़्यादा कर दूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है कि भाई ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें कितना खर्चा लगेगा, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितनी है, क्या वो रेवेन्यू सफिशिएंट है टू पे ऑफ द लोन्स, द EMIs दैट वी विल हैव टू टेक टू स्टार्ट दिस बिजनेस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो भी उसमें सेम कंडीशन अप्लाई होंगी। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ द SSC। कोई आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज ली, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, तो जो इस तरह के बिज़नेस होते हैं ना जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे कई बार बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही आपको जाना पड़ता है इंजीनियर्स के पास और उनसे बोलना पड़ता है कि यार मेरे को ना एक बना के दो, एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है उसके लिए, सैम्पल ही कह लो उसको, मेरे को भी एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है। प्रोटोटाइप, यस, प्रोटोटाइप। तो मैं जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट मैं मास प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप मेरे को बना के दे दीजिए ताकि मैं अपने कस्टमर्स को एक बार दिखा सकूँ। अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग में सेटअप जब करूँगा तो करूँगा, अभी मेरे को एक प्रोटोटाइप चाहिए। तो इंजीनियर्स को आपने पकड़ लिया कि सर ये बना दो। एक बड़ी अच्छी कंपनी है, आपको पता है, गवर्नमेंट कंपनी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, विच इज़ रियली प्रोवाइडिंग ग्रेट सर्विसेज और बहुत अच्छी गुडविल है उसकी मार्केट में। इंजीनियरिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ऐसी आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर ली, इनफैक्ट इस केस में देखो मेरे को पता भी है कि कंसर्न अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इस केस में इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है EIL। आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से अगर ले रहे हो, इट्स अ PSU बाय द वे, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, अगर आप इससे सर्विस ले रहे हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इसका खर्चा आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में अलाउ हो जाएगा। देन क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का जब सेक्शन डिज़ाइन किया गया तो वन ऑफ द की कंसर्न्स वाज दैट कि यार देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउ करने का हमारा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सबके लिए है सेक्शन। ये ऐसा तो नहीं कि हम कोई स्पेसिफाइक इंडस्ट्री को दे रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है तो चलो इसको बेनिफिट देते हैं, ऐसा तो था नहीं। यहाँ तो हम हर बिजनेस को दे रहे थे। तो जब सबको दे रहे हो तो क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको देना, सबको दोगे तो फिर बेनिफिट ही क्या रह जाएगा, फिर तो सब बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इंटेंशन गवर्नमेंट की ये थी कि यार यहाँ हम छोटे खर्चों को ही अलाउ करेंगे, बहुत बड़े बड़े खर्चे अलाउ नहीं करेंगे कि 10 साल तक आदमी क्लेम ही ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैक्सिमम सीलिंग लगा दी। मैक्सिमम सीलिंग क्या है, बहुत सिंपल, ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लिखी हुई है उस पर बहुत दिमाग नहीं लगाना, मोटा मोटी समझ लो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के क्लेम के लिए। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और कॉर्पोरेट एसएससी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज़ मोर। तो देखो सही बात तो ये है कि ये प्रोविज़न तुम्हें पता नहीं बाद में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ 5% याद रखना बस। अगर 5% याद है तो ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है या मेरे को अलग से बताने की ज़रूरत है? ये वाला पॉइंट कॉर्पोरेट एसएससी के केस में, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? कैपिटल, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ कि आपने जितना भी पैसा लगाया उसमें बिजनेस में, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, सेम थिंग, जितना पैसा लगाना है या लगाया। तो कई बार क्या होता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने उतना अभी नहीं किया है एटसेट्रा। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, इसलिए कंपनी के लिए कॉर्पोरेट एसएससी के केस में बोल दिया गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज़ मोर, जो भी ज़्यादा है उसका 5% निकाल लो, क्योंकि क्या है ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा का पूरा तुरंत तो नहीं लगेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगाया, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल टर्म है।
जितना भी पैसा लगाया उस बिजनेस को चलाने के लिए वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स इट्स द सेम थिंग। ये अलग अलग कब होता है कि भाई मान लो मेरे को 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने सेटअप करा और अभी इन्वेस्ट जो कैपिटल लगाया है वो 200 करोड़ का ही लगाया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं लगाएंगे, भाई बाद में लगाएंगे ही। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड वाली फील डाल दी गई कि कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर, उसका आपको मिल जाता है बेनिफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैं दिखा भी देता हूँ, जो लीगल मीनिंग है वो भी देख लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट जिस पे आपने खरीदा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स विच आर शोन इन द बुक्स ऑफ द एसएससी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस ऑफ द एसएससी कमेंसेस। यहाँ पे आपने मान लो 23 मई 2021 को बिजनेस अगर कमेंस किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कमेंस्ड, इसका ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2022। दिस इज द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस्ड। ठीक है, तो 31 मार्च 22 को जो एक्चुअल कॉस्ट आपके बैलेंस शीट में दिख रही है, आपके बुक्स में दिख रही है, एक्चुअल कॉस्ट, WDV वर्ड नहीं यूज़ कर रहा है, कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा है? एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करते ही ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे एसेट्स तुरंत खरीद लिए। भाई पहला साल है तो अभी ड्यूरिंग द ईयर आप और भी एसेट्स परचेज करोगे, तो हम सही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकाल पाएँ इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम वेट करें, उसको टाइम तो दो सारे एसेट्स खरीदने का। तो जब वो सारे एसेट्स खरीद लेगा, पूरा साल ख़त्म हो जाएगा, तब देखेंगे कि अच्छा एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी ये सारे एसेट्स की, और उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानेंगे। इज दैट क्लियर? यस, ओके। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स shown in the books of SSC as on the last day of the previous year in which the business of the SSC commences। जब बिजनेस स्टार्ट होता है उसका पहला साल का टाइम दिया जाता है कि और भी एसेट्स खरीदने हैं तो खरीद लो, और पहले साल के बाद जब पहला साल खत्म हो जाएगा तो 31 मार्च को तुम्हारी बुक्स में जो भी एसेट्स हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट हम लेंगे और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मानेंगे। ठीक, WDV नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, एक्चुअल आपकी जेब से जो खर्चा हुआ है। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। छोटे मोटे जो आपको क्रेडिटर्स से उधार मिला है कि यार चलो 3 महीने बाद पैसे दे देना, उसकी बात नहीं करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल जितना पैसा लगा है, ओवरऑल एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। आपने शेयर कैपिटल इशू करा, ये तो भाई प्रमोटर्स का खुद का पैसा हो गया। पैसे कम पड़े हैं तो आपने डिबेंचर्स इशू करे या लोन लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि ये पूरे बिजनेस को रन करने में कितना पैसा टोटल लगा, मैंने कितना दिया, उसने कितना दिया, उससे मैटर नहीं है, क्योंकि हमें अब बिजनेस को एज अ होल देखना है। तो उस पूरे बिजनेस को रन करने के लिए जो टोटल पैसा लगा, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था लॉन्ड्री का, मैं कई बार एग्जांपल उसका देता रहता हूँ क्योंकि कई बार वो अपने रेलेवेंट इसमें फील्ड में आ जाता है। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखा जाए तो इट इज़ 35 lakhs। वो मैंने पूरा नहीं दिया, ऑफ कोर्स मैंने अपना जो शेयर था थोड़ा बहुत उतना ही दिया है, देयर इज़ अ पार्टनरशिप। तो जो उसमें टोटल जब हम बिज़नेस को जज करने जाएंगे कि यार ये बिज़नेस रिटर्न कितना दे रहा है, तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि मैंने पैसे लगाए तो उस पैसे के अगेंस्ट मैं कंपेयर करूं, नहीं। जब बिज़नेस को जज करने जाएंगे तो हमें उसका रिटर्न चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर मान लो लेट्स से 1 लाख रुपए महीने दे रहा है, तो 1 लाख रुपए महीने क्या करने पे दे रहा है? टोटल 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पे तब दे रहा है। हालांकि इतना आएगा नहीं बट फिर भी ठीक है। तो उसमें आपने लोन भी लिया तो भी उसको इंक्लूड करोगे, डिबेंचर इशू किया तो भी इंक्लूड करोगे, शेयर कैपिटल है तो भी इंक्लूड करोगे। दिस इज ऑल एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी कमेंसेस। सेम लॉजिक, जैसे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, सिमिलरली हम लोग
कैपिटल एम्प्लॉयड भी लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक साथ तो नहीं हो जाता। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो मान लो कई बार लोग क्या करते हैं, 5 लाख 10 लाख के कैपिटल से कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और बाद में और कैपिटल बढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली 1 साल ख़त्म होते होते तक जो स्टार्टिंग का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बिजनेस में वो पूरा का पूरा लग जाता है। तो गवर्नमेंट हमेशा यही कहती है कि यार हम तो जो है ना लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे जो फिगर है वही देखेंगे, क्योंकि कम से कम 1 साल का समय तो देना पड़ेगा ना बिजनेस को सेटअप करने के लिए, सारे एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ओके भाई, सबको पल्ले पड़ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलता जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बस यस यस करते जा रहे हैं कि अरे छोड़ो यार, ख़त्म करो, कौन क्वेश्चन पूछे। मैं देखो यार, टाइपिंग करने में तुम्हें आलस आ रहा हो तो मैंने तुम्हारे पास ओपन ऑप्शन रखा है, अनम्यूट करो, सीधे बोल के क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं किसी को उस चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ। ठीक, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अपने को पहले से पता है, 1/5 of the qualifying expenditure is allowable as deduction in each of the 5 successive years beginning with the year in which the business commences। आज बहुत फास्ट है टॉपिक सिंपल सिंपल है ना, इसलिए मेरे को रुकने का मन नहीं कर रहा है। मैं क्या ही समझाऊं इसमें, मैं इसमें तुम्हें कहानियां ही सुना सकता हूँ, एक्चुअली इसमें कुछ खास समझाने को है नहीं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट खत्म हो जा रहे हैं। इलिस्ट्रेशन 16, ये भी सिंपल ही है, डाल दें क्या इसको होमवर्क, या खुद से करोगे? आज कुछ ज़्यादा टॉपिक हो गया लगता है। सिंपल सिंपल टॉपिक्स थे यार, क्या ही पढ़ा आज आपने। अब सोचो 2-3 छोटी मोटी चीज़ें थी, वो 35 वो ADC ये सब, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी नहीं है इनसे मतलब मेरे को लगता है कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें सिर्फ आपका ये वाला जो प्रोविज़न है ना, ये कहाँ गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, this is the only topic, section 35D, which is important। अदरवाइज बाकी प्रोविजन से क्वेश्चन आने की संभावना 0.5% भी नहीं है। अब मान लो किसी का मन कर गया कि नहीं भाई आज पूछना है कोई नए सेक्शन से क्वेश्चन, तो आ जाएगा, पर इससे एक बार को क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन। एक बार इसको समराइज़ कर लें क्या? मैं फटाफट आगे बढ़ते जा रहा हूँ, इसमें क्या क्या सीखा उसको समराइज़ कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में। देखो कैसे करें, चलो एक समरी कर लेते हैं फटाफट से इसकी। मेरे को फिर बहुत सारा अप डाउन करना पड़ेगा यार, रुको, इसको बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। लास्ट में चलते हैं, अमाउंट ऑफ डिडक्शन लेसन 16 यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, न्यू स्लाइड। ठीक है, क्या था सेक्शन, अरे बाप रे बाप, बहुत तेज स्लाइड हो रहा है, कहाँ गया? 35D था ना, एक सेकेंड यार, कहाँ चला गया? हाँ यहीं कहीं होगा, सेक्शन 35D। ठीक है, खो क्यों जा रहा है यार बार बार? माउस नहीं मेरे पास ना, इसलिए थोड़ा उसको ऑपरेट करने में टाइम लग रहा है। एक सेकेंड ना, अरे यार आई विश टच स्क्रीन होता मेरा। अब नेक्स्ट लैपटॉप टच स्क्रीन ही दूंगा, बहुत इजी हो जाता है ऑपरेट करना। हाँ ओके, सेक्शन 35D, amortization of preliminary expenses। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, नॉट ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड।
नॉट ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, किस तरह के खर्चे अलाउड हैं। अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग एंड लीगल एक्सपेंडिचर्स बस आई थिंक इसमें सब कुछ आ जाएगा। मैंने जो भी कैटेगरीज पढ़ी, क्या इसमें इसके अलावा कुछ और था? ड्राफ्टिंग एंड लीगल एक्सपेंडिचर्स ओनली। ठीक है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये सारे खर्चों को कवर करती है? आओ एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अमोर्टाइजेशन के लिए कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं? लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी अग्रीमेंट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग MOA, AOA, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ कंपनी, पब्लिक इशू से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज प्रिस्क्राइब्ड। डन। फिर क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग सेल बी क्वालिफाइड। अच्छा, ये चीज़ तो अलग से लिखना पड़ेगा, ये अलग पॉइंट में लिखना पड़ेगा। पर ड्राफ्टिंग और लीगल में ऑलमोस्ट सब कवर हो जा रहा है ना? करेक्ट। इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए मुझे? बोलो भाई। नहीं, कंप्लीट है ना? इसमें इस एक लाइन से सब कवर हो जा रहा है। नेक्स्ट, फिर सम एक्सपेंसेस allowed only if the task is done by the assessee himself। मतलब या तो वो खुद से कर रहा है और by अप्रूव्ड अथॉरिटी, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, CBDT। अपने को वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रूव्ड अथॉरिटी सीधे लिख लो। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं अलाउड ओनली इफ द टास्क इज डन बाय द SSC? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और क्या था? कुछ छूट तो नहीं रहा है? मेरे ख्याल से यही था, और तो कुछ नहीं था। मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे, किसी भी तरह का सर्वे करवा रहे हैं आप, ठीक है, तो अप्रूव्ड एंटिटी से करा रहे हैं तभी मिलेगा। ये सिर्फ इन खर्चों में ये लिमिटेशन है, बाकी खर्चों में ये लिमिटेशन नहीं है, ध्यान रखना। जो ड्राफ्टिंग और लीगल एक्सपेंसेस हैं वो आप किसी को भी दो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या होती है ना, बहुत क्वांटिफाइबल हैं। आपको पता है कि मार्केट रेट क्या है मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट करने का। कोई 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं ले सकता MOA OA ड्राफ्टिंग करने के। खैर पता नहीं, बड़े फर्म्स लेते भी होंगे तो हमें क्या पता, बट एक रीजनेबल एस्टिमेट होता है उसका, ठीक है। तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट ने कहा कि यार एटलीस्ट ये सारे जो चीज़ें हैं ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज सर्वे, ये हम जिससे बता रहे हैं उससे ही करवाओ, तभी हम भरोसा करेंगे, नहीं तो हमें बहुत भरोसा नहीं है। एक मैं रीज़न आपको और बता दूं कि ये प्रोविजंस इस तरह से क्यों बनाए गए। जब भी गवर्नमेंट ये बात कहती है ना कि हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या बिजनेस कमेंस होने के पहले वाले एक्सपेंसेस को अलाउ करेंगे, तो गवर्नमेंट के मन में एक डाउट आ जाता है कि यार देखो, वो एक्सपेंसेस जो बिज़नेस कमेंस होने के बाद हुए हैं उनका तो मेरे को प्रॉपर बिल मिल रहा है, किसके नाम पे? उसी SSC के नाम पे जो खर्चे को क्लेम कर रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम पे हम ऐसे छूट देने लगे खुले होके, तो अगला तो क्या करेगा कि गया वो बिजनेसमैन के पास, उससे बोला यार तुम्हारे पास कुछ बिल्स पड़े होंगे, दे दो मुझे उठा के, किसी के भी नाम के हो, कितने के भी हो, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं क्लेम कर लूँगा अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में। और वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि सर बिल्स ये कंपनी के नाम पे इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी तो अभी बनी ही नहीं है, तो हम क्या करें भाई? वहाँ जो बंदा गया काम करवाने, उसने अपने नाम से बिल बनवा दिया और वो फर्जी क्लेम कर लेगा। इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा डर लगता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्लेम देने के लिए।
तो वो कहती है कि यार देखो, हम जिससे बोल रहे हैं उससे करवाओगे तो हमें इन लोगों पे तो भरोसा है, ये लोग फर्जी काम नहीं करेंगे, इनका बिल मेरे को चलेगा, इसलिए मैं आपको अलाउ करूँगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? अरे एक पॉइंट तो देखो भूल ही गए, ओनली फॉर resident SSC. This is only for resident SSC except foreign company. फॉरेन कंपनी को भी नहीं मिलता है, भले वो रेसिडेंट हो। मैं एक्सेप्ट नहीं, इसको कैसे वर्ड, मैं ड्राफ्टिंग थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, इसमें डाउट हो सकता है किसी को। ओनली फॉर रेसिडेंट SSC, नॉट फॉर फॉरेन कंपनी, नॉट फॉर फॉरेन कंपनी। ये पॉइंट तो सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, बताओ आपने मिस कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, किस चीज़ की छूट मिलती है, कितनी छूट मिलती है। तो एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड। तो इसको दो कैटेगरी में बांट दें। पहला तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए लिखते हैं, सिंपल है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी वाला, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहाँ से देखेंगे? कैसे लिखें इसको? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स as on last day of first previous year। फर्स्ट प्रीवियस ईयर, ये टर्म समझ में आ रहा है? पहला साल जो आपका है बिजनेस के कमेंसमेंट का, उसके आखिरी दिन पे आपने टोटल कितने एसेट्स पे खर्चा करा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट। सेम डेफिनेशन विल अप्लाई टू कॉर्पोरेट एसएससी ऑल्सो, पर कॉर्पोरेट एसेस, या इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, यहाँ जगह कम है। टेक दिस टू नेक्स्ट पेज, न्यू स्लाइड। कॉर्पोरेट एसएससी के केस में मैक्सिमम कितना अलाउड है? %5 ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। छोटे छोटे खर्चे अलाउ होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में, बड़ा खर्चा अलाउ नहीं होता। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, एसेट्स यहाँ पे स्टार बना लेते हैं एक, एसेट्स will not include land and building। ठीक है, 5% of cost of project और 5% of capital employed, whichever is higher। जो भी ज़्यादा है वो आपकी लिमिट बन जाएगी। अच्छा है ना, गवर्नमेंट अपने फेवर की बात कर रही है। विचेवर इज लोअर करती तो अपनी लिमिट कम आती, तो अपन मैक्सिमम छूट कम ले पाते। 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स इक्विटी प्लस डेट। टोटल जितना वो धंधे में कैपिटल लगा है,
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो दे आर मोर एंड लेस द सेम थिंग। तो क्या होता है कि कैपिटल कभी अपने को पूरा नहीं लग पाता है, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा है, कैपिटल कम लगाया हमने, या कैपिटल ज़्यादा लगा दिया और अभी जो प्रोजेक्ट है वो हमने फर्स्ट फेज़ ही स्टार्ट करा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम है। जैसे गैस पाइपलाइन की अगर आप बात करो तो लेट्स से कि हमने एक विज़न रखा है कि हमें पूरे देश में एक पाइपलाइन बिछानी है, और ये विज़न के साथ हमने बहुत बड़े कैपिटल के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। पर इन फर्स्ट फेज़ हमारा प्लान ये है कि यार अभी जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अभी हम पहले इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से सेंटर से स्टार्ट करते हुए फैलते हुए पूरे कंट्री में जाएंगे। तो पहले फेज़ में हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया दैट वाज ओनली फॉर सेंट्रल इंडिया, पर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान तो पूरे इंडिया में ये काम को फैलाने का है। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग हो सकता है। तो इधर भी, या दूसरा केस मैंने आपको बताया है कि भाई प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, अभी पूरे कैपिटल एक साथ, पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाया हमने, थोड़ा ही लगाया, तो जितना लगाया उसका 5% तक अलाउड हो जाएगा। डन। और कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं, वो तो सबको याद ही है, 1/5 करके अपने को 5 साल तक छूट लेनी है। ठीक, आज मैंने बहुत फास्ट पढ़ा यार, मेरे को खैर कुछ खास था भी नहीं, इसको भी होमवर्क ही ले लो, सिंपल क्वेश्चन है। पर यहाँ ये उस वाले इलस्ट्रेशन जैसा सिंपल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो दुनिया भर की कंडीशंस पढ़ी तुमने ना कि सारे खर्चे अलाउ नहीं होते, सिर्फ ड्राफ्टिंग, लीगल और वो पब्लिक इशू से रिलेटेड खर्चे अलाउ होते हैं, फिर मैक्सिमम लिमिट भी है, फिर रेसिडेंट एसएससी को ही मिलेगा, वो फॉरेन कंट्री को नहीं मिले, फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी जो कंडीशंस हैं छोटी छोटी, ये इलस्ट्रेशन आपकी उन कंडीशंस की समझ को टेस्ट करेगा। तो ये बहुत ध्यान से करना, ठीक है? जहाँ पे नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, तो भी करना, गलती हो जाएगा, सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आज रैप अप करें। 2 क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, याद रखना, दोनों का दोनों करना है ईमानदारी से। Okay, thank you so much guys, it was wonderful teaching this class, and see you guys again tomorrow. Till then, tata, bye bye, and keep being awesome.